नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में चल रहा है हमारे व्याकरण का पाठ और व्याकरण में हमने अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह जो है कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमने अभी तक लास्ट कुछ सेशंस में जान लिया है। यानी कि अगर हम किसी भी गद्यांश को पढ़ते हैं या किसी भी वाक्य के भाव को अगर हमें समझना होता है तो उसके लिए हमें विराम चिन्ह को पढ़ना, समझना और उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक जो है मुहावरे। देखिए, मुहावरे आप सभी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका लगता है। और देखिए, मुहावरे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत भी आप लोगों को कर देते हैं जब आप सही अर्थ उनका नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने इस नए टॉपिक को, नोट डाउन भी करेंगे साथ के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या होते हैं मुहावरे, यानी कि किसे कहते हैं मुहावरे, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से हम उनको समझेंगे। तो देखिए, मुहावरा भाषा, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। जो भाषा होती है वो भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन होती है। आप अपने मन की बात कैसे करते हैं, किसी और को कैसे बताते हैं? भाषा के माध्यम से बताते हैं। आपके मन में कोई भाव आता है या आपका कोई विचार आपके मन में आता है, आप कैसे शेयर करते हैं दूसरों को? अपने भाषा के माध्यम से करते हैं। तो हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए, यानी कि सामने वाले को कैसे उस बात को बताएं कि उसको वो बात इफेक्टिव लगे, उसको वो बात प्रभावी लगे, तो इसके लिए हम मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए, अपनी बात को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम एक तरह से मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनकी सहायता से गंभीर भावों को भी बहुत ही सरल ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई बहुत गंभीर बात बतानी है तो उसको आप बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और क्या होता है कि सरल तथा सहज ढंग से आप अभिव्यक्त इन सभी बातों को कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए मुहावरों के विषय में जानते हैं। मुहावरा जो शब्द है, जो मुहावरा शब्द है, ये अरबी भाषा का है। मुहावरा शब्द क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। जिसका अर्थ क्या है? अभ्यास। यानी कि शब्दों का ऐसा समुच्चय मुहावरा है। इसको नोट डाउन कीजिए। मुहावरा लिखेंगे और साथ ही परिभाषा भी लिखेंगे और उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। तो शब्दों का एक ऐसा समुच्चय मुहावरा है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी कि वो अपने अर्थ को नहीं बताता, अपने साधारण अर्थ को ना बताकर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, किसी विशेष अर्थ को बताता है। तो इसे हम कहते हैं मुहावरा। नोट डाउन कर लीजिए। ये मुहावरा जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसके नीचे आप इस तरह से परिभाषा भी लिख सकते हैं। परिभाषा, और परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो असल में जो परिभाषा है वो ये है कि शब्दों का एक ऐसा समुच्चय, शब्दों का एक ऐसा समुच्चय मुहावरा है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है। वो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है। देखिए, अब हमने कहा लोकोक्ति। एक शब्द मैंने अभी प्रयोग किया था ना, लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को एक तरह से प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। तो लोकोक्तियां होती हैं कहावतें। लोकोक्तियां यानी कि कहावतें। जैसे
लोक अनुभव का परिणाम होती है। लोकोक्तियां क्या होती है? लोक अनुभव, यानी कि ये एक्सपीरियंसेस से बनी हुई होती है, यानी कि लोगों को जो एक्सपीरियंस लोग कर लेते हैं अपने जीवन में, उससे लोग क्या करते हैं, कुछ कहावतें बना लेते हैं। उन्हीं कहावतों को हम लोकोक्तियां कहते हैं। और देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा कि लोक अनुभव का ये परिणाम होती है, लोकोक्तियां या कहावतें क्या होती है? लोक अनुभव का परिणाम होती है, इसीलिए इसे लोक की उक्ति, यानी कि लोगों के द्वारा कही गई। जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसको एक कहावत के रूप में चला देते हैं, तो उसको लोकोक्ति कहा जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा कही गई। और इसकी जो उत्पत्ति होती है के लिए किसी व्यक्ति, स्थान अथवा काल का निर्देश नहीं किया जा सकता, यानी कि आप नहीं बता सकते कि ये किसने कही, ये कहां पर बनी या किस समय बनी, कुछ आप ऐसा नहीं बता सकते। एग्जाम्पल के लिए आपने इस तरह की लोकोक्ति बहुत ज्यादा सुनी होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अक्सर घर पर या अपने दोस्तों से या अपने आसपास के लोगों से आपने जरूर सुना होगा। अभी आप क्लास 7th में हैं, अगर नहीं भी सुना है तो आगे जरूर सुनेंगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो देखिए, हमने अभी अभी कहा कि जो मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं, इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, ये किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का कोई भी ऐसा अपना अर्थ नहीं है, लेकिन विशिष्ट अर्थ ये है कि ये अयोग्य को किसी गुणवान की पहचान नहीं होती। जो व्यक्ति अयोग्य होता है या जिसने जीवन में अनुभव ही नहीं किया किसी चीज को, तो वो कैसे उस चीज के बारे में बता सकता है। यानी कि बंदर ने कभी अदरक टेस्ट ही नहीं किया, तो वो उसके स्वाद को कैसे बताएगा कि वो कैसा होता है। ठीक है, ये आपके लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वाले का अर्थ कि बंदर ने कभी अदरक खाया ही नहीं, तो वो कैसे बताएगा कि अदरक का टेस्ट कैसा होता है। तो यानी कि अयोग्य व्यक्ति है और उसने कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया या कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो वो कैसे अब उस चीज के गुणों को पहचान पाएगा कि ये चीज है क्या। ठीक है ना, तो ये है लोकोक्ति। तो हमने यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति दोनों की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप क्लास 7th में हैं और आपको बहुत ज्यादा अंतर चीजों में नहीं पता चलेगा कि ये बात आखिर किस बारे में हो रही है। धीरे धीरे जब आपका स्वयं का अनुभव होगा जीवन का, तो आप खुद से चीजों को पहचान पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, अगर हम अभी से यहाँ पर पढ़ लें क्या होती है लोकोक्ति, क्या होते हैं मुहावरे। देखिए, लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति ये एक पूर्ण वाक्य होता है, यानी कि ये एक पूर्ण वाक्य है, यानी वाक्य पूरा हो जाता है। यहाँ पर पूर्ण वाक्य क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा है ना यहाँ पर कि वाक्य पूर्ण कब होता है, यानी कि जब कार्य में क्रिया होती है तो वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो ये एक पूर्ण वाक्य है। और दूसरा, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लोकोक्ति में कभी कोई चेंज नहीं होता, स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में प्रयोग की जाती है। स्वतंत्र होती है और अपने आप में एक पूर्ण इकाई के रूप में प्रयोग की जाती है। जरूर नोट डाउन कीजिएगा सभी बच्चे, मुहावरे और लोकोक्ति में जो ये अंतर है इसे जरूर नोट डाउन करेंगे। परिभाषा भी अभी दोनों परिभाषाएं जो है वो भी आप लोगों ने नोट डाउन करी होंगी, अभी ये अंतर जरूर नोट डाउन करेंगे। पहला, लोकोक्ति में पहला अंतर है, यह पूर्ण वाक्य है। तो मुहावरे में पहला पॉइंट है, यह खंड वाक्य है, यानी कि एक पार्ट है। ठीक है, खंड का अर्थ होता है एक भाग या पार्ट। दूसरा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और मुहावरों में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसा वाक्य होगा उसमें उसके अनुसार मुहावरा चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब ये स्वतंत्र और अपने आप में पूर्ण इकाई है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र और अपने आप में पूर्ण इकाई है
और ये मुहावरा जो है वो किसी वाक्य का अंश बनकर रह जाता है, किसी एक वाक्य का अंश बनकर रह जाता है। अब ये दोनों अंतर आपको कैसे क्लियर होंगे? जब आप इनको एग्जाम्पल से समझेंगे, जब आप इनको उदाहरणों से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुहावरा है आपका अंगूठा दिखाना। मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना अर्थ है साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। तो जैसे कि मैंने आपको मुहावरे के लिए बताया था कि ये क्या होते हैं? खंड वाक्य होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये केवल और केवल खंड है, एक छोटा सा भाग है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, ये किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है। अंगूठा दिखाना खुद का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। अंगूठा दिखाना यानी कि साफ इनकार कर देना। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मैंने उमा से 2 दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। मैंने उमा से 2 दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि साफ इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका मुहावरा। इस तरह से आपके मुहावरे जो है यूज किए जाते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, जहां पर आपको लगता है आपने नोट डाउन नहीं किया है बता सकते हैं, और जहां पर समझ नहीं आ रहा है वहां पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से नोट डाउन कीजिए इसे, अंगूठा दिखाना। और एक और हमने यहाँ पर बताया था इसमें अंतर कि जो आपका मुहावरा होता है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, यानी कि आपकी लोकोक्ति जो होती है उसमें कोई भी कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं। मुहावरे को चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए इसका प्रयोग मैं ऐसे भी कर सकती हूँ या किसी और वाक्य में भी इसका प्रयोग कर सकती हूँ। तो ये है आपका मुहावरा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3 पॉइंट्स जो हमने अंतर बताया था वो क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले क्या क्लियर हुआ है कि ये पूरा वाक्य नहीं है, यानी कि ये पूर्ण वाक्य नहीं है, ये केवल एक खंड है। और दूसरा कि ये आपका अपने अर्थ को ना बताकर किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। और तीसरा, ये परिवर्तन किया जा सकता है इसमें आपके वाक्य के अकॉर्डिंग, आपके जो आपका वाक्य है उसके अनुसार। जैसे आग में घी डालना, मुहावरा है आग में घी डालना। तो आग में घी डालना आपका मुहावरा है जिसका अर्थ है क्रोध को भड़काना। क्रोध को भड़काना यानी कि आग तो पहले से लगी हुई है, आग तो पहले से जल रही है, गुस्सा तो पहले से आया है, और फिर उसमें घी डालना यानी कि और ऐसी बातें करना, और ज्यादा गुस्सा दिलाना, और ज्यादा इरिटेट करना, वो होता है आग में घी डालना, यानी कि उसको और ज्यादा तेजी से भड़का देना, और ज्यादा तेजी से जला देना। तो क्रोधाग्नि कहते हैं ना, इसलिए यहाँ पर क्रोध को भड़काना, क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि जो जलाकर सब कुछ भस्म कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रोध को भड़काना ही इसका उत्तर दिया है। आग में घी डालना, क्रोध तो पहले से आया हुआ है, गुस्सा पहले से आया हुआ है, उसमें और सारी 2-4 बातें जोड़कर सुना दी, 2-4 इरिटेटिंग जो बातें हैं वो कह दी। तो इस तरह से क्या हुआ, और ज्यादा आग में घी पड़ गया और क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। वाक्य, अब इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तुम्हारी बातों ने तो मकान मालिक और किराएदार की लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया। अब देखिए लड़ाई हो रही थी मकान मालिक और किराएदार की, ठीक है। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गुस्सा दोनों को आया हुआ है, और तभी पड़ोसी ने फिर 4 बातें कह दी कि अरे नहीं, आपका किराएदार तो ऐसे करता है, आपके किराएदार ने तो ये किया। अब मकान मालिक और ज्यादा गुस्सा हो गया, यानी कि उसकी आग में घी डल गया, उसके क्रोध को और ज्यादा एक तरह से अग्नि मिल गई, और ज्यादा उसका क्रोध भड़क गया, ठीक है। तो इस तरह से हर एक ये जो मुहावरा है इसको नोट डाउन करेंगे। दूसरा मुहावरा ये है तो नोट डाउन जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
आंखें दिखाना, आंखें दिखाना, आंखें दिखाना यानी कि क्रोध से देखना। जब आपकी मम्मा को गुस्सा आता है तो आपकी मम्मा क्या करती है? आपकी मम्मा सबसे पहले, अगर आप घर पे होते तो आपकी अच्छे से कुटाई हो जाती है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर होते हैं तो वहां पे केवल और केवल आपकी मम्मा आपको आंखें दिखा सकती है। तो आंखें दिखाना यानी कि क्रोध से देखना, गुस्से में जब आपके घर पे गेस्ट आए हुए होते हो और आप कोई बदमाशी कर रहे होते हो, तब भी आपकी मम्मा आपको केवल और केवल आंखें दिखाकर डराती है। वो कहती है रुक जाओ, जाने दो अब मेहमानों को, फिर देखती हूँ तुम्हें। तो इस तरह से क्रोध से क्रोध से देखना, गुस्से में देखना, इस तरह से। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कक्षा में छात्रों को शोर मचाते हुए देखकर अध्यापक उन्हें आंखें दिखाने लगे। अब देखिए, अध्यापक क्लास में एंट्री करते हैं और देखते हैं कि क्लास बहुत ज्यादा शोर कर रही है, एकदम से हुड़दंग क्लास में मचाया हुआ है। तो सबको पीटने के बजाय सबसे पहला जो काम होता है वो है क्रोध से देखना, क्योंकि आधे बच्चे तो क्रोध से देखकर ही बैठ जाते हैं। उनको लगता है अरे बाप रे, अध्यापक को, हमारे टीचर को, हमारे सर को, हमारी मैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। और कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं उनकी तो फिर पिटाई की जाती है। तो इस तरह से आंखें दिखाना जो आपका मुहावरा है, इसका अर्थ होता है क्रोध से देखना, यानी कि गुस्से से देखना। तो ये आप नोट डाउन करेंगे और वाक्य प्रयोग भी इसका इसी तरह से करेंगे, यानी कि वाक्य आप लिखेंगे कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उसको नोट डाउन करेंगे। कक्षा में छात्रों को शोर मचाते हुए देखकर अध्यापक उन्हें आंखें दिखाने लगे। अध्यापक उन्हें आंखें दिखाने लगे। आगे बढ़ते हैं। आंसू पोंछना। आंसू पोंछना, आंसू पोंछने का अर्थ होता है संतावना देना। कोई रो रहा है, अगर आप उसके आंसू पोंछ रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको संतावना दे रहे हैं, उसको एक तरह से हिम्मत दे रहे हैं, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आंसू पोंछना स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, और आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है, ये केवल एक छोटा सा भाग है। तो इसीलिए अब आप मुहावरे तो मुझे लगता है समझ गए होंगे कि क्या होते हैं मुहावरे, और इस तरह से आप उसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना में मोहन के माता पिता की मृत्यु होने पर उसके आंसू पोंछने वालों की कतार लग गई। सड़क दुर्घटना में मोहन के माता पिता की मृत्यु होने पर उसके आंसू पोंछने वालों की कतार लग गई। तो यानी कि उसको संतावना देने वालों की, क्योंकि वो एक एक्सीडेंटल केस है और दुर्घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है। और क्योंकि वो, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स, उसके बाकी के मित्र सब आकर क्या कर रहे हैं, उसको उसके आंसू पोंछ रहे हैं, यानी कि उसको संतावना देने आए हैं। क्योंकि जीवन और मृत्यु तो जो संसार में व्यक्ति आया है उसके साथ जुड़ी हुई है, लगी हुई है। अब देखिए, इस तरह की घटना हो गई कि उनकी मृत्यु हो गई, तो अब बाकी के फैमिली मेंबर्स उसके आंसू पोंछ रहे हैं, उसको संतावना दे रहे हैं कि कैसे उसको अपने आगे का जीवन व्यतीत करना है। तो इस तरह से आप आंसू पोंछना मुहावरा है, आंसू पोंछना, और उसका अर्थ है संतावना देना, और उसका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करेंगे। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप, जैसे कि मैंने आपको केवल और केवल एक एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हर एक में। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया तो आप एक ही लिखेंगे, आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए, जो भी एग्जाम्पल लिखेगा वो मुझे जरूर एक बार इन्फॉर्म करेगा, बताएगा कि मैम मैंने ये लिखा है इसका। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है, वाक्य में मुहावरों का प्रयोग, वो आप आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो आपके लिए होमवर्क भी है और साथ में क्लास वर्क भी है कि आप एक एक एग्जाम्पल लिखने के बाद खुद से एक एक एक्स्ट्रा और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंग अंग मुस्काना। अब देखिए, अंग अंग मुस्काना आपका मुहावरा है, अंग अंग मुस्काना, अर्थात बहुत ज्यादा खुश होना। अब वाक्य प्रयोग आप खुद से कीजिए। चलिए फटाफट, कौन करेगा वाक्य प्रयोग? फटाफट वाक्य प्रयोग कीजिए। चलिए फटाफट वाक्य प्रयोग कीजिए। अंग अंग मुस्काना। अब देखिए अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। आपने इसके मीनिंग के आधार पर वाक्य प्रयोग करना है। मीनिंग के आधार पर, मीनिंग समझ में आ चुका है? अंग अंग मुस्काना, बहुत खुश होना। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग आपको करना है। क्या करेंगे वाक्य प्रयोग में? क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? चलिए फटाफट वाक्य प्रयोग कीजिए। मोहन के पिताजी उसके लिए उसके पसंदीदा खिलौने लाए जिन्हें देखकर उसका अंग अंग मुस्का गया। यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा उसको आनंद आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। और बच्चों के लिए फेवरेट चीजें होती हैं उनके टॉयज, उनके खिलौने। क्लास 7th में है तो बहुत बड़े नहीं है। देखिए छोटे बच्चों के छोटे चॉइसेस होते हैं, थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके बड़े बड़े चॉइसेस होते हैं। तो जो उसका फेवरेट टॉय था उसके पिताजी उसके लिए लाए, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो खून पसीना एक करना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना। खून पसीना एक करने का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो कैसे इसको आप इसको वाक्य प्रयोग करेंगे? चलिए फटाफट, कौन करेगा इसको वाक्य प्रयोग? खून पसीना एक करना। कठोर परिश्रम करना। अब इसको आपने वाक्य प्रयोग करना है। और देखिए आपको यहाँ पर मैंने चित्र भी दिखाया है कि खून पसीना एक करना और ये कठोर परिश्रम करना। तो अब आप इसको वाक्य प्रयोग कीजिए। कैसे करेंगे वाक्य में प्रयोग? क्या हम इसमें लिखेंगे? चलिए इसमें मैं आपको बताती हूं कि वाक्य प्रयोग हम इसका कैसे करेंगे। कि श्याम ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए श्याम ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना
एक कर दिया। श्याम ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया, यानी कि जो मेहनत करेगा वो उसका फल पाएगा। तो श्याम ने बहुत ज्यादा मेहनत की, कठोर परिश्रम किया अपनी परीक्षा में प्रथम आने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए काफी सारे मुहावरे हमने पढ़ लिए हैं। और अब यहाँ पर और भी आप मुहावरे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे मुहावरे आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे देखिए कुछ और मुहावरे हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का जो अर्थ होता है वो होता है भाग जाना। भाग जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? चलिए फटाफट इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। तो कैसे करेंगे इसका वाक्य प्रयोग? फटाफट वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। तो कैसे लिखेंगे? चोर पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस को आता देख चोर 9 2 11 हो गए। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। तो जब चोर ने पुलिस को देखा आता हुआ तो चोर वहां से 9 2 11 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मुहावरा लिखेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। एक और मुहावरा हम यहां पे लिखेंगे। अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना अर्थ है एकमात्र सहारा। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी होना जिसका अर्थ है एकमात्र सहारा। तो देखिए अब क्या इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है? कैसे इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे? अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा। तो हम लिखेंगे राजेश अपने पिता के लिए अंधे की लाठी के समान है। राजेश अपने पिता के लिए अंधे की लाठी के समान है, यानी कि वो अपने पिता का एकमात्र सहारा है। वो अपने पिता का एकमात्र सहारा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इनका वाक्य प्रयोग भी करेंगे साथ में और लिखेंगे भी। आगे एक और यहाँ पर मुहावरा लिखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात जो गलती करता है, यानी कि जो गलत करता है उसको अपने आप भय होता है। उसको अपने आप भय होता है अर्थात भयभीत होना। तो इसका भी आप वाक्य प्रयोग आगे यहाँ पर करेंगे। और बहुत सारे ऐसे आपके यहाँ पर मुहावरे हैं, आपके सिलेबस में भी हैं, आपके यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका में है। तो आप उन सभी को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके आप अर्थ को लिखेंगे और साथ ही आप वाक्य प्रयोग भी उसका करेंगे। तो देखिए मुहावरे के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया, मुहावरा क्या होता है, मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, कुछ एक एग्जाम्पल्स देखिए हमने यहाँ पर कर लिए। और लोकोक्तियों के बारे में हमने यहाँ पर जाना कि लोकोक्तियां क्या होती है। तो इस तरह से
एक बार इसको आप रिवाइज कीजिए और अपनी कॉपी में जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है वो इसे नोट डाउन भी करेंगे। सबसे पहले तो आप जो मेन चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुहावरे होते क्या है, मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, वो आप नोट डाउन करेंगे। और सबसे मेन चीज जो यहाँ पर है वो है मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। तो देखिए ये आप जरूर नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। और उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, लोकोक्तियां जो यहाँ पर मुहावरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम यहाँ पर कुछ लोकोक्तियों के बारे में जानते हैं कि लोकोक्तियां क्या होती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लोकोक्तियों के बारे में बताया था कि लोकोक्तियां क्या होती हैं कि जो इंसान खुद से पहले अनुभव करता है, यानी कि अपने जीवन में उन चीजों को अनुभव करता है और उसी के बाद ये जो आपकी लोकोक्तियां होती हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, वो आपकी लोकोक्तियां रखी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहावतें होती हैं, ये लोक अनुभव का परिणाम होता है, यानी कि लोग ये चीजें अनुभव करते हैं, इसीलिए इसको लोकोक्ति कहा गया है। और इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था, जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो देखिए, जो चीजें लोगों ने अनुभव की उसी के आधार पर यहाँ पर बताया। तो अब हम इन लोकोक्तियों को एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कुछ और लोकोक्तियां यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। जैसे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात देखिए, ये यहाँ पर हमने लोकोक्ति बताई थी, जो हमने उसमें कहा था बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि ये एक अनुभव है जीवन का कि जो इंसान उस काम को नहीं कर सकता तो वो उस काम के गुणों को या उस चीज के गुणों को कैसे बता पाएगा। दूसरा यहाँ पर है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि आपने समय पर उस काम को नहीं किया तो अब आपके पछताने का क्या फायदा। यानी कि अब आपको पछताने आपने जिस समय पर उस काम को करना था उस समय पर आपने नहीं किया, यानी कि अब तो क्या होगा पछताकर जब चिड़िया खेत चुग गई है, यानी कि अब समय निकल चुका है, समय का निकल जाना। तो ये यहाँ पर एक आपकी लोकोक्ति है। एक और लोकोक्ति हम यहाँ पर लिखेंगे, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, आपने सुनी होगी ये लोकोक्ति, अंधों में काना राजा। क्या होता है कि जो मूर्ख होते हैं उनमें थोड़ा सा विद्वान होना, मूर्खों में थोड़ा सा विद्वान होना। ठीक है, ये आपकी एक लोकोक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख। देखिए, ये भी आपकी एक लोकोक्ति है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात अर्थ के विपरीत होना, यानी कि किसी भी व्यक्ति का उसके अर्थ के विपरीत होना। देखिए, नाम तो लिखा है नयन सुख और क्या है
आंख से अंधा है। नयन सुख का क्या अर्थ होता है? जिसको अपनी आंखों का अच्छा सुख हो, जो अच्छे से अपनी आंखों से देखता हो और सब काम करता हो। लेकिन यहाँ पर तो कहा गया आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंखों से अंधा है लेकिन नाम क्या है? नयन सुख है। तो ये भी आपकी एक लोकोक्ति है। इस तरह से बहुत सारी लोकोक्तियां, जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान। तो देखिए, ऊंची दुकान फीके पकवान अर्थात ज्यादा ही दिखावा करना। चीजें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज्यादा दिखाई जा रही है, जितनी ज्यादा शो की जा रही है। तो ये है ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इस तरह से आपकी कुछ लोकोक्तियां हैं। और भी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपने आप गलती करके दूसरे के सर पे मढ़ना या दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। इसका अर्थ होता है कि अपने आप गलती करने के बाद दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती खुद ने की है और उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। एक और लोकोक्ति हम यहां पर लिखेंगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ना टूटे, यानी कि बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी बहुत नुकसान के अपने आप को फायदा करवाना। ठीक है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि जो आपका काम है वो भी बन जाए और आपको कोई नुकसान भी ना हो और बहुत ज्यादा आपको मेहनत भी ना करनी पड़े। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी लोकोक्तियां और बहुत सारे मुहावरों पर डिस्कस किया और मुझे लगता है कि आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां आपका टॉपिक ही हिंदी में एक ऐसा होता है कि जिसमें आपको बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं और बहुत सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलती हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि जितना भी आपने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं उन सभी के साथ साथ आप एक एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। साथ ही लोकोक्तियों में भी कुछ और लोकोक्तियों के विषय में यहाँ पर लिखेंगे और कोई भी डाउट अगर इस सेशन से हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।